अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रिकल सर्किट के आज के इस लेक्चर में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ओम्स लॉ। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि ओम्स लॉ क्या होता है, उसकी स्टेटमेंट क्या होती है, ये किन चीज़ों पर डिपेंड करता है और किन कंडीशंस में ओम्स लॉ वर्क करता है, इसका ग्राफ कैसे बनता है। उसके अलावा थोड़ा सा एडवांस लेवल पर हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देंगे आपको कि ओम्स लॉ का क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओम्स लॉ की स्टेटमेंट क्या है। सिंपल ओम्स लॉ स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर वोल्टेज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ओम्स लॉ की जो स्टेटमेंट है बड़ी सिंपल है कि वोल्टेज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। अच्छा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर अगर हम गौर करें तो लिखा हुआ है वोल्टेज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। तो यहाँ पर क्या हम ये लिख सकते हैं कि जो है करंट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के? तो हम ये नहीं लिख सकते, क्योंकि वोल्टेज की वजह से करंट होता है, करंट की वजह से वोल्टेज नहीं होता। करंट क्या होता है? करंट होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी कंडक्टर में उस वक्त तक इलेक्ट्रॉन्स जो हैं फ्लो नहीं करते जब तक हम उसको वोल्टेज अप्लाई नहीं करते, उसको पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं करते। जैसे ही किसी कंडक्टर को हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तभी जाकर फिर जो है करंट फ्लो करता है। तो हम जितना ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, इसीलिए हमने लिखा है वोल्टेज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। उसके बाद हमें पता है कि हम प्रोपोर्शनलिटी की साइन जब हटाते हैं तो उसकी जगह पर इक्वलिटी की साइन हमें लगानी होती है। तो हम जो है एक कांस्टेंट भी लगाते हैं साथ में। तो हमने यहाँ पर जो कांस्टेंट लिया है वो है आर। आर स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होती है? अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ इससे पहले, तो आप वो देख सकते हैं। उसके बाद अब बात करते हैं कंडीशंस क्या है ओम्स लॉ की, किन कंडीशंस में ओम्स लॉ जो है वैलिड होता है। तो सिंपल दो कंडीशंस हैं। सबसे पहली कि आपका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये है कि आपकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, हमने रेजिस्टेंस इसमें ओम्स लॉ में एज अ कांस्टेंट ही लगाई है। जब प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाई है तभी जाकर रेजिस्टेंस एज अ कांस्टेंट हमने ली है। तो अगर हम इसको रेजिस्टेंस को कांस्टेंट नहीं रखेंगे, इसको ये वेरी करती रहेगी, चेंज होती रहेगी, तो ओम्स लॉ जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। अच्छा जी, जिसकी बेहतरीन मिसाल अगर आप देख लें तो ये जो ग्राफ बनाया हुआ है इसमें क्या है, वोल्ट जब हमने रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखा है तभी जाकर ये लीनियर जो है हमारे पास लाइन बन रही है। जितना वोल्टेज हम बढ़ाएंगे उतना करंट हमारे पास बढ़ेगा। लेकिन अगर ये रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होती तो ये जो ग्राफ है, ये जो लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनती और ये जो है थोड़ी सी इसमें कर्व्स आते, लाइक यूँ चली जाती फिर यूँ स्ट्रेट चली जाती। तो ये जो है ओम्स लॉ इस कंडीशन में एप्लीकेबल नहीं होता है जब रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट नहीं होती। अच्छा जी, उसके बाद हम जो है डायरेक्शन कैसे मालूम करते हैं कि फॉर एनी रेजिस्टर इन एनी नेटवर्क द डायरेक्शन ऑफ द करंट थ्रू अ रेजिस्टर विल डिफाइन द पोलरिटी ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर। तो जो है करंट की जो डायरेक्शन होगी वो हमें बताएगी कि जो है रेजिस्टर जो है बैटरी के कौन से टर्मिनल के साथ कौन सी साइड उसकी कनेक्टेड है। हमें पता है कि करंट का जो फ्लो होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, अगर पहली इस ग्राफ की बात करें तो यहाँ पर जो है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो कर रहा है, तो हम यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो है साइड पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और इसमें जो है इसके अपोजिट हो रहा है, तो ये पॉजिटिव साइड है और ये नेगेटिव है। तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। अच्छा जी, तो अब हम थोड़ा सा अगर एडवांस लेवल पर इसको पढ़ें तो ये जो स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है इस पर अगर आप गौर करें कि क्या लिखा हुआ है। एवरी कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म कैन बी रिलेटेड टू दिस इक्वेशन। जो है कभी भी हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो वो जो है हम इस इक्वेशन से शो कर सकते हैं। ये इक्वेशन क्या है? इफेक्ट बराबर है काज अपॉन अपोजिशन। तो अगर हम गौर करें तो ये जो इफेक्ट इज इक्वल्स टू काज अपॉन अपोजिशन है, तो यही हमारे पास ओम्स लॉ है। कैसे? अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो इफेक्ट हम इस्टेब्लिश करना चाहते हैं वो क्या होता है, हम करंट को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो इफ़ेक्ट हमारे पास करंट हो जाता है। यहाँ पर इफ़ेक्ट की जगह पर हम आई लिख सकते हैं। उसके बाद उस करंट का जो काज होता है, क्यों होता है,
जो बेसिक काज होता है कि हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तभी वो करंट होता है, तो उसका मेन काज जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। उसके बाद उसकी जो अपोजिशन होती है वो क्या होती है, वो रेजिस्टेंस होती है। उस जैसे कि रेजिस्टेंस की डेफिनेशन ही यही है कि अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो अपोजिशन जो है वो ये होती है रेजिस्टेंस। तो इस इक्वेशन को हम अगर देखें तो ये सेम इक्वेशन है ओम्स लॉ की। इफेक्ट जो है आई है, करंट है, काज जो है वो हमारे पास वोल्टेज है, अपोजिशन जो है वो रेजिस्टेंस है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो अब ओम्स लॉ को हम इस जो है ट्राइंगल के थ्रू भी समझ सकते हैं। इस ट्राइंगल के थ्रू हम इक्वेशंस फाइंड कर सकते हैं कि जब हमें वोल्टेज गिवन हो तो हम करंट और वोल्टेज कैसे फाइंड कर सकते हैं। अगर करंट और रेजिस्टेंस हमें गिवन हो, हमारे पास वोल्टेज और रेजिस्टेंस गिवन हो तो करंट कैसे फाइंड कर सकते हैं, वोल्टेज और करंट गिवन हो तो रेजिस्टेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये ओम्स लॉ का ट्राइंगल है जो कि हमें आसानी करता है ये फार्मूला याद करने में। तो ये एक मरतबा आप ट्राइंगल याद कर लें तो आपको बआसानी जो है कोई भी इक्वेशन आपके पास क्वेश्चन आ जाए, प्रॉब्लम आ जाए ओम्स लॉ के हवाले से, तो आप बआसानी उसको हल कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, ये देखें VIR, तो तीनों इनमें ट्राइंगल्स में सेम वही स्ट्रक्चर है। अब अगर हमें दिया हुआ है V फाइंड करना है तो V जो है बराबर होगा IR के। लेकिन अगर हमें I गिवन है तो I बराबर होगा V अपॉन R के। अगर हमें R गिवन है तो R बराबर होगा V अपॉन I के। तो इस ट्राइंगल के ज़रिए आप ये फार्मूला आसानी से याद कर सकते हैं। यह एक ट्रिक होती है ओम्स लॉ के हवाले से, ओम्स लॉ को याद करने के हवाले से। तो अभी के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और मज़ीद दूसरे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।